नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग द वर्ल्ड दिस वीक विद डॉक्टर प्रकाश केरे में आपका स्वागत है। और इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं भारत और चीन की। दरअसल ब्रिक्स का जो समिट हुई कजान में, रसिया में, उस समिट के दौरान या उससे पहले भी ये चर्चाएं चल रही थी, हम लोग भी बात कर रहे थे कि भारत और चाइना करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत। और फिर ब्रिक्स की समिट से पहले घटनाक्रम बहुत तेजी से चला और जो हमारा बॉर्डर इशू जो चीन के साथ चल रहा था, ढेर सारी बैठकें मिलिट्री स्तर पे हुई और अपने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो लोग भी मिल रहे थे, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं रहा था। इधर पिछले 10-15 दिनों के अंदर तेजी से डेवलपमेंट्स हुए और खबरें आई कि दोनों सेनाएं पीछे हटने वाली हैं। चीन उन इलाकों को छोड़ रहा है जो बफर जोन्स और इस तरह से वहां पर चीजें की गई थी, तो वो वापस हो रहा है। और इंडियन सेनाएं भी अगर कहीं पर इस तरह से हैं तो वो भी पीछे हो जाएंगी। एक तरह से ये सिग्नल गया कि दोनों देश कहीं ना कहीं जो स्थितियां बन रही हैं, और अगर किशोर महबूबानी के शब्दों में कहें, जो एशियन सेंचुरी और चाइना जिस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें कहीं रीअलाइनमेंट का मामला भारत के साथ तो नहीं है। ये सवाल है, बड़ा सवाल है और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं, हम भी समझना चाहते हैं। तो इसी सवाल को समझेंगे डॉक्टर प्रकाश गेरे के साथ कि क्या ये जो डेवलपमेंट्स पिछले दिनों हुए हैं, फिर ब्रिक्स में जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप अगर उस तस्वीर को देखें जिसमें आगे मोदी जी हैं, पीछे से जो हमने कवर पे अपने लगाई है थंब पर, और पीछे से पुतिन है और उनके पीछे शी हैं, शी जिनपिंग। और वो बहुत कहानी कहने वाली फोटो है कि आने वाले दिनों की शायद वो फोटो पूरी कहानी कहती है कि जियो पॉलिटिक्स किस तरह से चेंज होने वाली है। अब हो सकता है कि वैसा ना हो, लेकिन वो फोटो तो कुछ कहती है। प्रकाश जी, आप क्या कहेंगे? इससे पहले हाँ, एक बात और कह दूं मैं। इससे पहले पाकिस्तान में जो बैठक थी शंघाई कोऑपरेशन की, जिसमें जयशंकर गए थे, और उसमें बहुत सारी बर्फ पाकिस्तान के साथ भी पिघलती हुई दिखाई दी। भले स्टेटमेंट्स ये रहे हों कि हम बात नहीं करेंगे, द्विपक्षीय बात नहीं होगी, आतंकवाद जब तक खत्म नहीं हो गया, पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट देना बंद नहीं करेगा, तब तक हम बात नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे इस तरह के इंडिकेशंस उसमें मिले हैं जिससे ये लग रहा है कि, मैं तो आपसे बातचीत में कह रहा था कि अगले 6 महीने में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चीजें कुछ बहुत आगे बढ़ेंगी, मतलब खुलेगा, रास्ता खुलेगा, जो अभी पूरी तरह से बंद है वो रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। और ये भी उसी तरफ संकेत करता है कि जो ब्रिक्स है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो G7 से बड़ा ग्रुपिंग है हर मामले में, लेकिन एक मामले में नहीं है, वो है सिक्योरिटी का मामला। दरअसल G7 में वो मामला भी है, ब्रिक्स में वो चीज नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट्स को? देखें, आप ही के प्रोग्राम में हम लोग कभी बात कर चुके हैं कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, उसको चीन के साथ एक अरेंजमेंट में जाना पड़ेगा, निगोशिएशन में जाना पड़ेगा। वो चाहे भाजपा की रिपीट हो या कांग्रेस की आए, इंडिया गवर्नमेंट की आए, तो वही होता हुआ दिख रहा है। एक तो जो बात हम लोग भी कई बार कर चुके हैं कि आप इस सदी में, पिछले 24 वर्षों में, इस साल में $1 ट्रिलियन का मुनाफा आप चीन को भेज चुके हैं, भारत भेज चुका है। तो और वहां से जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है, और गलवान वगैरह के बाद बहुत सारी और चीजें भी हुई। उनकी कंपनियों पे जो है ईडी वगैरह के छापे पड़े, और कुछ जब्ती भी हुई है, केसेस भी चल रहे हैं, वीजा वगैरह को लेकर परेशानी हुई। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई दो देशों के बीच में इतना बड़ा ट्रेड का गैप हो? अब जैसे देखिए, अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड गैप है, हम प्रॉफिट में होते हैं अमेरिका के साथ बिजनेस, जी। तो हम उसको, उसकी भरपाई करने के लिए
कई सारे कई तरीके हैं, जैसे हम उनसे कुछ चीजें खरीदते हैं, जैसे मिलिट्री, अभी जो जैसे ड्रोन वगैरह खरीदने की बात चल रही है, या हमारी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उन्होंने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। बड़े बड़े ऑर्डर्स दे रखे हैं, हाँ। हाँ, दे रखे हैं। टोटल 100 जहाजों का की जी। खरीद का मसला है अगले कुछ 10 सालों के आसपास में। तो आप इस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो एक तो चीन के साथ आपकी बाउंड्री का मसला है, चीन के साथ आपके ट्रेड का मसला है, और जो लार्जर ग्लोबल पॉलिटिक्स चलती है, चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो, ट्रेड से रिलेटेड हो, या जियोपॉलिटिकल मसला हो। आप देखें, आप पिछले पेरिस क्लाइमेट से लेके अभी जो दुबई में हुआ वहां तक आप देख लें, चीन और भारत की पोजीशनिंग हमेशा एक जैसी होती है, और वो एक साथ ग्लोबल साउथ के लीडर्स के रूप में अपने आप को असर्ट करते हैं। तो हम लोग खबरें पढ़ते हैं कि अंतिम समय में घोषणा पत्र में यह बदलाव हुआ। उसी जी। तरीके से डब्ल्यूटीओ में बहुत बड़ा सवाल जो अमेरिका और कुछ और देश उठाते रहे हैं कि चीन और भारत अपने किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जाती है, और हमारे यहाँ तो फिर भी किसान है, चीन में तो फिर भी किसान है। वहां तो कॉर्पोरेट खेती को कंट्रोल करते हैं, वहां पे जी। कॉमन लोगों की खेती बहुत लिमिटेड हो गई है। तो वहां पे भी चीन और भारत, वहां पे ग्रुप G77 एक है 77 देशों का, हालांकि उसमें 100 से ज्यादा देश हैं, लेकिन शुरुआत में साउथ अफ्रीका, चीन, इंडिया, ये 77 देशों का ग्रुप था जो डब्ल्यूटीओ में अपनी एक लॉबिंग करके अपनी पोजीशनिंग रखता है। डेवलपिंग नेशंस का एक ग्रुपिंग थी वो। जी हाँ, वो है। अभी इनफैक्ट उसकी कुछ दिन पहले एक मीटिंग भी चाइना में हुई, और उससे पहले नॉन अलाइन मूवमेंट की मीटिंग के साथ क्यूबा में हुई थी, जब हमारे यहाँ क्यूबा में G20 हुई की थी, मीटिंग। हाँ, क्यूबा में हुई थी। तो और आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट का ही अगर हम सवाल उठाएं, तो अगर हम क्लाइमेट क्लीन एनर्जी में अगर अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, भारत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो चीन उस क्षेत्र में वो है, सिरमौर है दुनिया का। और हमारा बहुत सारा सोलर का और बहुत सारी और बैटरी रिलेटेड जो चीजें हैं उसके लिए हम चीन पे डिपेंडेंट हैं। तो और टेक्नोलॉजी, उसके बाद अगर आप हम बात करें दवा कंपनियां और बाकी चीजें, हम लोग जिस चीज को बार बार प्राइम मिनिस्टर से लेके सारे लोग बोस्ट कर रहे हैं कि देखो डिजिटल में कितनी बड़ी क्रांति हो गई, उसके लिए भी हम चीन पर डिपेंडेंट हैं। और हमारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए अगर हम जियो को ले लें, तो जियो जो अपने फोन और बाकी चीजें वो सब कर रहा है, तो वो कहां से आ रहा है? जी। इनफैक्ट हमारी जो एटीएम मशीनें हैं वो कहां से आ रही हैं? हाँ। तो आपके नहीं, पास इसके अलावा प्रकाश जी, जो मोबाइल में हम कहते हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हम मैन्युफैक्चरर हैं, उसमें जितनी चीजें उसकी हैं वो सब तो चाइना से ही आती हैं। हाँ, हम तो बेसिकली असेंबलिंग करते हैं, हम तो असेंबलिंग करते असेंबलिंग। हैं। सैमसंग को छोड़ दें, टॉप 5 कंपनियां में सैमसंग को छोड़ दें, बाकी तो चाइनीज कंपनीज हैं। बाकी चाइनीज कंपनीज हैं, और इनफैक्ट देखिए, सैमसंग कोरियन कंपनी हो सकती है, एप्पल जो है वो अमेरिकन कंपनी हो सकता है, या शाओमी वगैरह जो चाइनीज कंपनी हो सकती है, लेकिन जब आप मोबाइल फोन को खोलेंगे, डिसमेंटल करेंगे, तो हाँ। आपको उसमें थोड़ा सा अफ्रीका भी दिखेगा, थोड़ा सा उसमें वेस्ट एशिया भी दिखेगा, थोड़ा सा वो भी दिखेगा, थोड़ा ये भी दिखेगा। तो एक जब आप एक तरफ एक एक तरफ बात हम करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं इस तरीके के संरक्षणवाद जिसको कहते हैं कि भाई टैरिफ लगा दो, जो ट्रंप हमको धमकी दे रहे हैं या चाइना को धमकी दे रहे हैं। तो ये जो एक तो भारत और चीन का मसला या ग्लोबल मसला है, वो तो ग्लोबलाइजेशन के अपने संकट के कारण भी आया है, उसका एक पहलू, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटी चीज ये थी कि 4 साल से जो गलवान के बाद जो स्थिति बनी, और कितना बिटरनेस हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक वर्ड यूज किया बहुत ही डेरोगेटरी और पजेरेटिव सेंस में कि चाइनीज वायरस, उसको हम लोगों ने हमारे यहाँ एक बहुत बड़े राइट विंग के ग्रुप्स ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, चाइनीज वायरस, चाइनीज वायरस। जी। तो आप समझ सकते हैं कि रेशियल से लेके हर तरीके का ये बिटरनेस हमारे और चीन के बीच में था। फिर हमारे यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स हुई, या सवाल उठाए गए, इवन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने भी सवाल उठाए कि भाई चीन घुस गया है, चीन ने हमारी जमीन दखल कर ली है,
या चीन हमारे इलाके में पेट्रोल कर रहा है या घुसपैठ कर रहा है। फिर प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा कि भाई कोई नहीं आया है, बहुत तरीके की चीजें हुई। तो वो बहुत ही स्ट्रेसफुल ये 4 साल गए। और एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं कि रिश्ते किस हद तक बिगड़ चुके थे कि जो डोभाल साहब हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और उनके जो काउंटर पार्ट है जो चीन के विदेश मंत्री भी हैं वांग यी, इनके बीच जो रेगुलर बातचीत का जो मैकेनिज्म है हमारा, जैसे मिलिट्री का मैकेनिज्म है उसी तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, वो बंद हो गई थी पिछले 5 साल से। और एक बिटरनेस का एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि कुछ समय पहले वांग यी जो है आए दिल्ली बातचीत करने यही सारी चीजों को लेके, तो वहां पे हमारे देश की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई भी बंदा उनकी अगवानी के लिए नहीं खड़ा था। ये डिप्लोमेसी में एक तरीका होता है अपनी नाराजगी दिखाने का। और वो आए चीनी दूतावास की गाड़ियां, वो तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा नेता आ रहा है तो आप सिक्योरिटी और बाकी तामझाम तो आप करेंगे ही करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई आपके घर में आया हुआ है आप उसको यूं ही, लेकिन आप ऑफिशियली गुलदस्ता देने नहीं गए, आपने मैसेजिंग दे दी कि भाई ऐसे नहीं चीजें चलेंगी। और वो आए, रात में वो जहां भी ठहरे होंगे वहां गए और अगले दिन उनकी मुलाकात हुई। और उसी समय कुछ समय पहले लावरोव आए थे, रूसी विदेश मंत्री। तो जॉन कैरी जो अमेरिकी क्लाइमेट वो थे, इनके दूत थे बाइडेन के, ये होटल में रुके थे जिस होटल में, उसी होटल में लावरोव जीते थे, ठहरे थे। और रूस और अमेरिका के बीच में आप जानते हैं कि कोई डिप्लोमेटिक वो नहीं है, अभी कोई चैनल ओपन नहीं है उस तरीके से। लेकिन जॉन कैरी थोड़ा सा दूसरे टाइप के हैं, वो 60s के मूवमेंट की पैदाइश हैं। और अगर आप वो फिल्म देखे होंगे शिकागो 7, जिसमें डेमोक्रेट पार्टी के कन्वेंशन में जो है वो सब हुआ था हंगामा, तो बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं ये अपने जवानी के दिनों से लेके अभी तक। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि भाई हम मिलना चाहते हैं आपसे, जब हम एक ही होटल में ठहरे हैं। तो लावरोव को उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी ऑडियंस मिला था, लेकिन वांग यी को वो ऑडियंस नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि हम आगवानी नहीं कर रहे हैं, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो गई थी। तो इतनी बिटरनेस लेके दो पड़ोसी देश जो एक दूसरे पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं, इस तरीके का कोऑपरेशन है। और जो बार बार जो जयशंकर ने भी अंडरलाइन किया है कि 30 साल से जो समझौता काम कर रहा है, उससे मुझे क्यों ब्रेक करना चाहिए, मुझे क्यों ब्लेम लेना चाहिए कि मैंने उसे तोड़ दिया उस समझौते को। और मैं भी यही समझता हूं कि आपका एक अरेंजमेंट जब इतना बढ़िया चल रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं उस पर थोड़ा सा काम करके उसको फिर से पटरी पर ले आए। तो मैं समझता हूं कि उसी दिशा में चीजें चल रही हैं। और आप देखें कि 2019 के बाद हमारे दोनों नेता मिले हैं, ये मीटिंग हुई है जी। और जो लैंग्वेज आई है, जो जिस तरीके का वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, अब उस पे भी सवाल उठे कि समझौता कहाँ हुआ है। तो मिलिट्री चीफ ने कुछ बयान दे दिया, उससे थोड़ा कंफ्यूजन आया, मीडिया में क्रिएट हुआ। फिर जयशंकर ने कजान में जो आखिरी दिन प्राइम मिनिस्टर आ गए थे रात में, तो जो बाकी की कार्यवाही थी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व तो जयशंकर ने किया कजान में, ब्रिक्स में। तो उन्होंने शी जिनपिंग के सामने कहा कि अगर दो देशों में या कई देशों के बीच में समझौता होता है तो हर पक्ष को उसका पालन करना चाहिए। तो एक मैसेजिंग वो भी थी, तो उसको भी इंडियन एक्सप्रेस ने तो लिख ही दिया कि ये सब बातें हो रही हैं, इसमें इस हवाले इस पृष्ठभूमि में इस बात को इन्होंने कहा है जयशंकर ने। तो वो तो देखिए चीजें चलेंगी, ट्रस्ट बिल्डिंग में टाइम लगेगा, चाइना का क्या रुख रवैया रहता है, हम भी कितना वॉक द टॉक कर पाते हैं, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज है कि मतलब वो मैंने उस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की तस्वीर के साथ मैंने आलोक धनवा की कविता लगाई थी कि हाँ। कि एक बार मिलने के बाद एक बार फिर मिलने की इच्छा पृथ्वी पर कभी खत्म नहीं होगी। तो और पड़ोसी नहीं मिलेंगे तो कौन। और जो आपने इंट्रो में पाकिस्तान की बात की, मैं समझता हूं कि वो भी
इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए, बल्कि वो उस इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की जो बातचीत हुई, उसके पीछे तो फिर उसके पहले तो बहुत कुछ किया गया ना, समझौते हुए, मिलिट्री डिसएंगेजमेंट की बात हुई, वापसी की बात हुई, पेट्रोलिंग की बात हुई, विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई, सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग हुई, और फिर दोनों नेता मिले। लेकिन पाकिस्तान वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग था, गए और वो क्रिकेट बोर्ड वाला भी बैठ गया मीटिंग में आके। तो वो मुझे और ज्यादा बेहतर लगा, अच्छा लगा कि बताइए इतना बढ़िया हो गया ये। तो मैं तो समझता हूँ सर कि ये बेहतर है, और बाकी आपकी हमारी हम लोगों का काम है कि खुर्दबीन करते रहना, एनालिसिस करते रहना, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। मैं तो अभी देख रहा था ट्विटर पे लोग ये भी लिख रहे हैं कि अदानी ने चीन में कंपनी खोली और समझौते होने शुरू हो गए। तो ये चीजें हैं। नहीं, लेकिन एक चीज तो देखिए, इस अदानी वाले मामले में मेरा अपना मानना, शायद आपसे ही मैं बात कर रहा था, कि जो बिजनेस वाले लोग होते हैं ये बहुत दूर की सोच के चलते हैं, और ये इस जैसे हम लोग जो सोच लेते हैं, बात कर कह देते हैं हल्के तरीके से, इनके स्टेक्स बहुत बड़े होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में चीजों को एक तरह से वो देख लेते हैं, देख पाते हैं, देख सकने की क्षमता होती है कि चीजें किस डायरेक्शन में जाएंगी, और उस तरह से अपनी चीजें तय करते हैं। तो उसको इस तरह से लेना चाहिए कि चाइना बहुत मजबूत हो रहा है, या मजबूत तो हो ही गया है, लेकिन जैसा आपके जो प्रिय ये हैं किशोर महबूबानी, किशोर महबूबानी, उनका कहना है कि अगले 10 साल में चाइना नंबर 1 हो जाएगा। तो हमें लगता है कि ये चीज बहुत सारे लोग मान रहे होंगे कि नंबर 1 हो जाएगा, और जो जो गणित है, जो गणित जिस गणित से कहा जा रहा है इकोनॉमिक पावर हाउस की बात है, तो उनकी जो भी ग्रोथ रेट है उसमें 10 साल में वो नंबर 1 हो जाएंगे, और अमेरिका उतना ग्रो नहीं कर पाएगा। ये सर बहुत साफ सी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जीडीपी के हिसाब से या इवन जी परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से भी आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हो जाएं। लेकिन चीन के साथ एक और बहुत सुंदर बात यह है कि देखिए, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जरूर है, जी लेकिन आप ये भी देखें कि उनको उस अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, डॉलर डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए उनको दुनिया भर में कितने पैंतरे करने पड़ते हैं, और खुद उनके यहाँ होमलेस लोग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बुरे हालत में है, क्राइम रेट में वो सबसे ज्यादा है, जेलों में कैदियों की जो बंदी की दर है वो बहुत ज्यादा है, होमिसाइड सबसे ज्यादा अमेरिका में हो रहे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखें तो, क्राइम रेट वहां है, नशे से वहां लोग सबसे ज्यादा मर रहे हैं दुनिया में। जितने लोग आप समझ लें वार, ड्रग्स, क्राइम और डिजीज, इससे नहीं मरते लोग अमेरिका में, उससे ज्यादा अमेरिका में तो एक दूसरे को गोली चला के मार देते हैं। गोली चला के मारते हैं। हाँ, तो मैं नहीं कहता हूं कि वो 1-2 अर्थव्यवस्था होने से कुछ नहीं होगा। चीन का ऑलरेडी उसने एक बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड पा लिया है, जो कि वो है ना कि कहां तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहां रोशनी मैसर नहीं शहर के लिए। हाँ, आज आप देखिए कि वहां पे गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी नाम की कोई चीज नहीं है। थोड़ा सा परसेंटेज बचा है जो माइल्डली गरीब है या कम वो है, लेकिन वो खाना पीना और उसके पहनने की जो दर है वो हम हमारे यहाँ के निम्न आय वर्ग और मध्य निम्न आय वर्ग के बराबर है। और जिस तरीके के न्यू टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड ट्रेन, सड़कें, बिजली, पानी, आप तो देख रहे हैं कि वो क्लीन एनर्जी से ही पूरे देश को बिजली दे पाने की क्षमता रख रहे हैं आज के डेट में। तो ये जो वो जो ग्रोथ है वो आप ही से एक बार बात हो रही थी कि ये जो 4-5 स्कैंडिनेविया के जो कंट्रीज हैं, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह, ये तो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये कोई इनका कोई बहुत बड़ा कॉलोनियल हिस्ट्री भी नहीं रहा है, दुनिया को हाँ, लूटने नहीं, का भी नहीं रहा है, और वो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी नहीं है। वो सबसे ज्यादा दुनिया में टैक्स वाली जगह हैं, सबसे ज्यादा हाँ, टैक्स लिए जाते हैं। लग्जमबर्ग वगैरह को आप छोड़ दें जहां टैक्स नहीं है, क्योंकि दुनिया भर का पैसा वहां जाता है, नहीं, लाइक दुबई। लग्जमबर्ग स्कैंडिनेवियन नहीं है ना। उन चार हाँ, वो जो हाँ, वो चार तो ऊपर, हाँ, कंट्रीज हैं लेकिन ऊपर आप वाली। ये देखिए कि वे ह्यूमन इंडेक्स के जो सबसे बेहतरीन पैरामीटर्स होते हैं सब में वो टॉप पे रहते हैं। हम्म तो
सवाल यह नहीं है कि आप कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। भारत के लिए समस्या, आप देखिए ना, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आप इनकम जोड़ने जाएंगे तो हम 125 से भी नीचे चले जाएंगे, 128वें पोजीशन पर हैं। और केवल आप पूर्वी भारत के 6 राज्यों को हिंदी भाषी और उड़ीसा बंगाल पूर्वी 2 राज्यों को आप जोड़ लें, 6-8 राज्यों को, तो यहाँ दुनिया की सबसे अधिक गरीब, निरक्षर, बीमार, अकुशल और बाकी जो पैरामीटर्स है उसमें सबसे लोएस्ट रंग पे रहने वाली पॉपुलेशन यहाँ रहती है। जी। तो सवाल यह नहीं है कि फर्स्ट होना या सेकंड होना। मैं जो चाइना को देख रहा हूं, या आप सिंगापुर को देख लें, आप कुछ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आप देख लें, कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिस लेवल पे गई वो अद्भुत है। आप ये सोचिए ना कि हम डिजिटल क्रांति कर रहे हैं और हम इंटरनेट शटडाउन में नंबर 1 है दुनिया में। हम साइबर फ्रॉड, साइबर धोखाधड़ी में नंबर 1 है, नंबर 1 है। अमेरिका तक परेशान है कि यहाँ पे कॉल सेंटर फर्जी खोल के उनका चूना लगा देते हैं। अभी कहीं पे मैं इकोनॉमिस्ट या वॉल स्ट्रीट में एक आर्टिकल देख रहा था कि इंडियन साइबर गिरोह जो है उनकी वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को जो है नुकसान हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ग्रोथ के पैरामीटर्स को भी बदलने की जरूरत है। हालांकि महबूबानी साहब या आप और हम बातचीत की सुविधा के लिए एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स को जरूर लेते हैं, लेकिन चाइना ने एक दूसरी लकीर खींच दी। हाँ, वो तो है, चाइना ने एक दूसरी लकीर खींच दी है। लेकिन ये बताइए कि आने वाले दिनों में क्या चीजें देखने को मिलेंगी? अमेरिका चुनाव होने जा रहा है, नतीजे आ जाएंगे उसके इस साल के अंत तक तो आ ही जाएंगे। मान लीजिए कुछ फंसता भी है तो इस साल के अंत तक साफ हो जाएगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 5 तारीख की रात को ही, मतलब हमारे समय के हिसाब से 6 तारीख को 8 बजे के आसपास आपके सामने तस्वीर हो जानी चाहिए। इस बार उस तरीके का किसी लफड़े की गुंजाइश नहीं दिख रही। मान लीजिए लफड़ा भी हो जाए तो भी इस साल के अंत तक तो क्लियर हो ही जाएगा कि कौन है। क्लियर क्या, 6 कैलेंडर के हिसाब से तो जनवरी के पहले हफ्ते में कांग्रेस को बैठ कर मुहर लगानी पड़ेगी। हाँ, तो वही इस साल के अंत तक तो क्लियर हो ही जाएगा। और जिस तरह से चाइना से हमारी चीजें चल रही, मुझे लग रहा है कि अब बहुत तेजी से इस पूरे रीजन में, साउथ एशिया की बात कर रहा हूं मैं, चाइना तो साउथ एशिया में नहीं है, यहां भी बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ेंगी और इनफैक्ट बढ़ रही हैं। सर आप देखें, हम लोग पीछे बात कर चुके हैं मालदीव को जिस तरीके से सुलझाया गया, वहां के राष्ट्रपति आए, और उसमें फिर से मैं अंडरलाइन करूंगा कि डॉक्टर जयशंकर की उसमें बहुत जबरदस्त भूमिका रही है एज ए फॉरेन मिनिस्टर। और आप देखिए कि वो तुरंत और आप पाकिस्तान गए। तो मैं समझता हूं कि वो चीज भी बढ़ेगी आगे, और आपको बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश को हमारे साथ करना पड़ेगा। बांग्लादेश एक ऐसी जगह हो गई है, अब पहले नहीं थी, इस घटनाक्रम के बाद वो ऐसी जगह हो गई जो थोड़ा मुश्किल होगी। बाकी चीजें मुश्किल क्योंकि वहां प्लेयर्स दूसरे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हिस्टोरिकली अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहा है हिंदुस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए, उस मामले में वो उसने बांग्लादेश को भी जोड़ने की चाइना के उसमें गया है, तो उसने बांग्लादेश का इस्तेमाल, मतलब उसने बांग्लादेश को उस तरह से कर लिया है। और इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है पीछे, कि जो मॉरिशस को जो आइलैंड वापस दिया है इन्होंने, ब्रिटेन ने, तो जो डिएगो गार्सिया वाला इलाका है जहां पे अमेरिका का नौसैनिक बेड़ा है, उसकी भी लीज 99 साल बढ़ा दी गई। जब मेरे सामने जब न्यूज आई तो मैं बहुत खुश हो गया कि अरे यार चलो, एक ये सर पे बैठा रहता है। और वो बेड़ा भारत की, देखिए हम लोग बार बार चाइना पाकिस्तान में उलझे रहते हैं, लेकिन हम लोग हिस्ट्री अपनी थोड़ी सी वो रिफ्रेश रखनी चाहिए कि 71 के वार में डिएगो गार्सिया से मिलिट्री बेड़ा अमेरिका का इंटरवेन करने आया था जी। जब वो आया तो उन्होंने अपने बॉसेस को वायर किया कि रशियंस आर हियर ऑलरेडी, क्योंकि रशियंस पहले ही हमारी मदद के लिए हिंद महासागर में जो है वो उन्होंने अपना तामझाम लगा दिया।
कि अगर आप इंटरवेन करेंगे तो हम भी इंटरवेन करेंगे इंडिया के बिहाफ। तो वो एक जेन्युइन खतरा है। और देखें चीन के साथ तो अरुणाचल वाला मसला फंसा है, उसकी एक अपनी कहानी तो है ही है। पूर्वोत्तर जो आपका डिस्टर्ब है, अगर बांग्लादेश के साथ हमारे ठीक ठाक नहीं रिश्ते रहे और बांग्लादेश सचमुच में हमारे से थोड़ा सा तलखी वाला हिसाब किताब बनाता है, तो हमारे लिए सीरियसली चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि साउथ एशिया में हमको सिर्फ वो आज मतलब वही चीज है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इतना ज्यादा किसी चीज को आपके गले के अंदर ठूंस देते हैं। चाइना घेर रहा है, चाइना घेर रहा है, चाइना घेर रहा है। अरे भाई, चाइना घेरेगा नहीं तो क्या करेगा? अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, सेंट्रल एशिया में उसका 40-45 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है और सेंट्रल एशिया में हमारा पूरा स्टेक ही 2 अरब डॉलर का है। तो आप क्या कहेंगे कि घेर रहा है कि क्या कर रहा है? या फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में, आप अभी अफगानिस्तान में आप कंफ्यूज हैं क्या करें, कि अमेरिका क्या कर रहा है देखेंगे, रूस क्या कर रहा है देखेंगे, अरब क्या कर रहे हैं देखेंगे। तब तक वो शी जिनपिंग वो अफगानी राजदूत का आईडी कार्ड तक चेक कर लिए। तो हाँ। तो हमको ये भी देखना चाहिए। और एक चीज और मैं सर कहूंगा कि चीन से हिंदुस्तान एक और चीज सीख सकता है डिप्लोमेटिक हिसाब किताब में। आप कभी फुर्सत मिले तो देखिएगा कि हमारे जितने फॉरेन, जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट है फॉरेन मिनिस्ट्री का, हमारे जो हाई कमीशन, दूतावास, सारे कॉन्सुलेट वगैरह हैं, हमारे स्टाफ कितने हैं, हमारे आईएफएस ऑफिसर कितने हैं, कितने लोगों को हमने हायर किया है अलग अलग कामों के लिए, और चाइनीज का कितना है। हमसे लगभग, मतलब आप अंदाजा लगाएं, मतलब 10 गुना ज्यादा उनके स्टाफ है। तो अगर आपका फॉरेन कोर जो है इतना बड़ा होगा, तो आप डिप्लोमेटिकली तो हमेशा वो आप ज्यादा मैन्यूवरिंग कर लेंगे, वो चाहे साउथ एशिया हो या चाहे इवन यूरोप। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको इसमें एक लाइन जोड़ दूं। अभी जर्मनी के चांसलर आए थे हिंदुस्तान में, हैं इनफैक्ट यहाँ पे। आप गूगल करिए और इंडियन मीडिया का हेडलाइंस देखिए। चीन के विकल्प के रूप में भारत को देख रहा है जर्मनी, और हमारे यहाँ देखो तीसरी बार आ गए। अरे भाई, आपके यहाँ तीसरी बार आए तो 2 बार चाइना भी जा चुके हैं, इसी अप्रैल में चाइना गए हैं। हाँ। और वो यूरोपियन यूनियन को और अमेरिकन को बार बार कहते हैं कि चाइना पर इकोनॉमिक सैंक्शन वगैरह मत लगाइए, और उनका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इनफैक्ट किसी एक यूरोप के देश का इन्वेस्टमेंट चाइना में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वो जर्मनी है। तो हम लोगों को भी हर चीज को साउथ एशिया में निश्चित रूप से हमको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने हैं कि कोई भी देश थोड़ा सा उसमें आग लगा के हमें परेशान कर सकता है। आप देख ही रहे हैं कश्मीर में चीजें जो पिछले 2-3 महीने से, जम्मू रीजन, और वो फिर कभी नेपाल से क्या क्या होने लगता है, कभी फिर बांग्लादेश, कभी श्रीलंका, कभी कुछ। तो हमें वो रखना चाहिए। लेकिन चाइना को लेके हमें वो नहीं, बहुत ज्यादा फियर मॉन्गरिंग नहीं करनी चाहिए। और मुझे नहीं समझ में आता कि हमारी मीडिया और हमारे इंटेलेक्चुअल्स हिंदुस्तानियों को आगाह करते हैं, हिंदुस्तानियों को समझाने की कोशिश करते हैं, या ये लोग चाइना के नाम पे डराने की कोशिश डराते हैं, डराते हैं। दरअसल अपने देश में क्या हुआ है, अपने देश में खाली ये मीडिया ही नहीं, पॉलिटिक्स भी डराने वाली पॉलिटिक्स है कि ये ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे भाई, पॉजिटिव बातें करो, जरा कुछ ऑब्जेक्टिविटी के साथ बात करो। तो वो नहीं करते, डराने वाला माहौल ही पूरा चल रहा है। पॉलिटिक्स भी डराने वाली है, मीडिया भी डराने वाला है, हर चीज। और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि देखिए, गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो चाहे डिप्लोमेसी हो। विपक्ष में पार्टिकुलरली गवर्नमेंट में तो मैं एक बात और कह दूं कि जो 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 सत्तारूढ़ जो लोग हैं, उनमें राम माधव सबसे बड़े, अगर अखबारों में वही लिखते हैं, वही नैरेटिव देते हैं साहब फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, तो आप सोच लीजिए क्या स्थिति होगी। और उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी ने अपने सपोर्टरों को सोशल मीडिया और उस पर छोड़ रखा है, अभी इजराइल को ही लेके दुनिया भर में लोग उनके ट्वीट्स को कोट करके बोल रहे हैं कि देखो इंडियंस क्या कर रहे हैं।
नहीं, वो तो लेकिन मजाक बनने वाली बात ही है ना, जिस तरह की बातें यहाँ हो रही हैं, बिल्कुल, कोई भी समाज उसका मजाक ही बनाएगा, कोई भी इनफैक्ट कमेंट्री आएगी। इनफैक्ट उसकी वजह से ब्रिक्स में भी जो है इंडिया की जो स्टैंडिंग है उस पर मुझे लग रहा है कि कुछ असर पड़ता हुआ मैं देख पा रहा हूं। जैसे पहले ये कहा जाता था कि भाई एक तो ब्रिक्स की खूबसूरती ये है कि इसमें ढेर सारे रीजनल प्लेयर्स हैं। जी। मतलब ये आप नहीं कह सकते कि मैं आपसे कम हूं, चाहे ये कम है, ये नहीं चलेगा वहां पे। तो ये एक बेहतर उसकी स्थिति है। लेकिन जो बात कल तक ये कही जाती थी कि भाई चाइना है, इंडिया है, रशिया है, उसमें मैं अभी नोटिस कर रहा हूं जो ग्लोबल जो इधर उधर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और खासकर जो ब्रिक्स देशों की मीडिया में लिखा जा रहा है, उसमें इंडिया को लेके थोड़ा सा, जैसे ब्राजील को लेके हो रहा है क्वेश्चन कि ब्राजील ट्रोजन हॉर्स हो सकता है ब्रिक्स में, जो लूला पिछले कुछ समय से दूसरी बार जीतने के बाद जिस तरीके से प्रो अमेरिकन पैंतराबाजी कर रहे हैं, तो भारत को लेकर भी कुछ थोड़ा सा दिमाग वो हो रहा है। और इनफैक्ट ईरान की बात ज्यादा होने लग रही है हाँ। कि चाइना है, रशिया है, ईरान है, क्योंकि मिडिल ईस्ट अभी फ्लेयर अप में है स्थिति में। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो ट्रोल्स हैं उनको, भारतीय जनता पार्टी को, और विपक्ष में देखिए कांग्रेस में कमाल के लोग भरे पड़े हैं जो जिन्होंने बहुत क्रिटिकल टाइम में विदेश मंत्रालय भी तक भी संभाला है। खुर्शीद साहब हैं आपके, थरूर हैं, दुनिया को जानते हैं, दुनिया उनको जानती है, संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके हैं इतने लंबे समय से। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री मैन हैं, एम्बेसडर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस भी एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए उसको, सरकार को सुझाव देने और दबाव बनाने के लिए भी, और लार्जर पब्लिक ओपिनियन को भी शेप देने में। तो मुझे लगता है कि वो भी उनको करना चाहिए। अब जी। कम्युनिस्ट बहुत दिन तक करते रहे, लेकिन अब उनको कोई छापता पड़ता ही नहीं है, तो वो एक अलग क्राइसिस है। अच्छा, लास्ट में सवाल वही है जो हमने हेडलाइन लगाई है कि क्या, मैं थोड़ा उसे चेंज कर देता हूं, क्या मोदी जो है वो चाइना की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं या नहीं? देखिए, अब नैरेटिव्स तो कई बन रहे हैं। जैसे एक हमने बात की कि भाई येन महाजनों गतः सपन था, जहां पे वणिक लोग जा रहे हैं मैं महाजन से मतलब बिजनेसमैन सही की सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो एक वो है। और ये दूसरी चीज है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत ही बकवास बात लिखी, लेकिन वो भी एक नैरेटिव है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तुलना चेम्बरलेन से कर दी, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जिन्होंने हिटलर को के साथ तुष्टिकरण की नीति अपनाने की कोशिश की थी, जो कि मामला चला नहीं। वो एक नैरेटिव है। एक नैरेटिव ये है जो चाइना और अमेरिका के बरक्स का मामला है कि अगर हम चाइना से अपना सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो क्या ये अमेरिका से डिस्टेंस बनाना है। मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान को अगर सचमुच में डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो उसको सभी पक्षों से उसको बना के रखना पड़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर बार बार इस बात को कहते भी रहे हैं कि भाई हम सबके साथ वो करना चाहते हैं। अब इसमें दो बात है, आप सबके साथ सहयोग करना चाहते हैं या सबको खुश करना चाहते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये भी कई बार लगता है कि हमारी सरकार का रवैया ये है कि यार सबको, किसी को नाराज नहीं करना है। तो नाराज नहीं करने के चक्कर में क्या होता है कि आप बहुत कभी स्ट्रांग पोजीशन नहीं ले पाएंगे, कभी जरूरत पड़ी ये तो। चीज तो चल नहीं सकती है, जिस हाँ, पोजीशन चलेगी। में इंडिया है, इस पोजीशन में ये चीज नहीं चल सकती। अगर ये किया गया तो यहां से फिसलेगा फिर। और देखिए इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं कि इतनी बातें हो रही हैं कि भाई रूस यूक्रेन के मामले में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद उसमें, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अगर आ गए तो वो तो मुशायरा तो पूरा लूट के ले जाएंगे। वो कि मैंने रुकवा दिया, वो तो कह ही रहे हैं कि मैं जीतूंगा चुनाव और वार रुक जाएगा। नहीं, तो वो तो डीलर हैं, वो तो डील करते हैं, उसमें क्या है, वो मैं कोई डील समझता कर हूं लेंगे। मैं समझता हूं कि चीन के साथ हम कोई नई स्थिति बनाने नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ 2020 से पहले वाला जो सिचुएशन है कि बिजनेस भी होता रहे, सीमा पर भी जो है शांति बनी रहे। देखिए एक चीज और होती है कि अगर मान लीजिए चाइनीज मिलिट्री आपके सीमा पे खड़ी है,
तो बाय डिफॉल्ट आपको अमेरिका या वेस्ट के शरण में जाना हाँ, पड़ता है। देखना पड़ेगा। हाँ। और फिर वो फिर आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, जो 62 में करने की कोशिश हुई थी कि तिब्बतियन को आर्म्स देते हैं, थोड़ा करो, ऐसे करो, वैसे करो। लेकिन थैंकफुली उस समय भारत सरकार में समझदार लोग थे, उन्होंने नहीं किया। तो ये एक अच्छी बात है कि आपके ये एक टेंशन खत्म हो गई, खर्चा पानी वहां पर जो वो था, डिप्लोमेटिक टेंशन थे, सब खत्म हुए। तो मैं समझता हूं कि ये हम लोग वापिस पिछले 4 साल की स्थिति में जा रहे हैं, और उसमें 2-3 नई चीजें जो आई हैं जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं, जैसे कि आर्थिक सर्वे में जो कहा गया है कि निवेश बढ़ाना चाहिए, हाँ, जो मैं हमारे वही बिजनेस। बात कहने वाला था कि दरअसल पिछले 5 साल पहले की स्थितियां नहीं, 5 साल पहले की स्थितियों में आकर के और फिर नए इकोनॉमिक टाइज बहुत मजबूत होने वाली हैं। बिल्कुल, और सर जरूरी भी है, अगर आप सचमुच में आप हेडलाइंस को थोड़ा सा छोड़ के देखें, तो भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत उत्साहजनक स्थिति नहीं है, ये सच्चाई है। नहीं है, हाँ। अभी कल ही वो आज तो जो दरअसल खबरें। वो तो दरअसल अपने यहाँ मीडिया जो है अब इस तरह का कुछ हो गया। आज से 10-12 साल पहले जो चीजें थी कि गवर्नमेंट कुछ बोलती थी, कोई डेटा आता था तो उसको एनालाइज किया जाता था, फिर लोग भाई गवर्नमेंट ये कह रही है ये ऐसे बताते थे लोग। अब तो मीडिया का वो रोल रह नहीं गया, जो गवर्नमेंट ने कहा उसके फेवर में चीजें ले आएंगे साहब, बिल्कुल यही है। तो तो ये चीज तो गवर्नमेंट तो इस चीज को समझ रही है, हाँ, बिजनेसेस तो इस चीज को समझ रहे हैं। अभी आप देखिए हाँ, कि पिछले 1 हफ्ते के भीतर शेयर मार्केट से लाखों करोड़ रुपए जो है निकाले गए, नहीं, जो हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने निकाला, जी, जिसकी वजह से ये बुरा हाल हुआ है। आज की खबर है, कोल इंडिया और हमारी 2 पेट्रोलियम कंपनियां जो गवर्नमेंट की नवरत्ना है, ये एक तो 97% उसका मुनाफा कम हुआ, और हम्म, और ठीक इसी समय निजी कोयला कंपनियां और निजी पेट्रो कंपनियां भारी मुनाफे में चल रही हैं। यही रूस का सस्ता तेल खरीद के हमारी प्राइवेट कंपनियां मजा मार रही हैं, और हमारी सरकारी कंपनियां जो है वो मुनाफा उनका घट रहा है। तो भारत सरकार इस बात को समझ रही है, और मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये बात समझ रहे हैं कि अगर यह उनकी आखिरी पारी हुई, तो वो कुछ एक पॉजिटिव लिगेसी भी देना चाहेंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्राइम मिनिस्टर को या किसी प्रेसिडेंट को ये अच्छा लगेगा कि जब वो रिटायर हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था जो है ढलान पर हो, समाज में जो है इतना वैमनस्य हो, इंटरनेशनल लेवल पे आपको जो है कोई सीरियसली गंभीरता से आपको न लेकिन ले। वो तो है। आप जो डेटा आता है उसको कितना क्वेश्चन किया जाता है। पहले मैंने नहीं सुना कि 2015-16 से पहले या 17 से पहले कभी डेटा क्वेश्चन किया जाता हो इंडिया का। अब तो जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो भी क्वेश्चन किए जाते हैं। और आपको ये भी याद होगा कि अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर बने, मोदी गवर्नमेंट जो पार्ट हाँ, 1 थी, उन्होंने जीडीपी का वो जो बेस ईयर था वो सारा कुछ बदल बदल के, और फिर बदल के हाँ वो चीजें बढ़ गई थी उसमें। हाँ, तो ये चीज भी है, और सरकार ने अपने डेटा को वापिस भी लिया है, इसी गवर्नमेंट पहले जारी हुआ फिर वापिस लिया। और हम्म, एक और नई प्रवृत्ति है सर इसके साथ गवर्नमेंट में और हमारी मीडिया में आई है। पहले जब बाहर से विदेशों से कोई रिपोर्ट आती थी, जैसे मान लीजिए हंगर इंडेक्स आया, कुछ आया, तो आप उसको क्रिटिकली देखते थे, आप बताते थे कि भाई आपकी मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है, या ये भी डेटा आपको देखना चाहिए था, या आपने मान लिया उसको कि ठीक है हम करेंगे, इस पे कुछ पॉलिसी बनाएंगे। अभी तो सीधे कह दिया जाता है, अरे ये तो मुझे विदेश हाँ, षड्यंत्र है, विदेशों की भारत को साजिश बदनाम है ये, भारत को कर। बदनाम कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। खैर, देखिए क्या होता है, किस डायरेक्शन में चीजें जाती हैं, लेकिन हमें नहीं, लग मुझे रहा है। जी, मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास 5 साल अभी हैं इस टेन्योर में। ये सी पता नहीं जिनपिंग के है कि नहीं पास, है, आप कह रहे हैं टेक्निकली है 5 साल। हाँ टेक्निक अब वो अलग बात है। हाँ, हाँ, और इनके पास सी जिनपिंग भी कहीं नहीं जा रहे हैं अगले 5 साल, छह हाँ, वो साल तो उनको तो पक्के तौर पर है। हाँ, वो है। और एक चीज हम लोगों को ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि रूस ने जो पॉजिटिव रोल अदा किया है, वो 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं कि भाई कभी रक्षा मंत्री मिल लें, कभी ये मिल लें, कभी कुछ कर लें। तो पुतिन भी अभी है ही है मार्केट में।
तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव की उम्मीद ज्यादा है सर, मुझे ऐसी उम्मीद है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, पॉजिटिव की ज्यादा है, और मुझे तो ये लगता है कि धीरे धीरे चाइना की तरफ हमें जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा इन द सेंस की मजबूरी नहीं, हमारी हाँ, एक हमारी कोऑपरेशन बेहतरी और इसमें होगी कि हम चाइना के साथ अलाइन करें, क्योंकि ये पूरा रीजन, आप जैसे आपसे पहले भी बात कर रहा था कि आप देखिए कि यहाँ से शुरू होके कन्याकुमारी से आप कहें, चाहे वो पाकिस्तान का कोई शहर कराची पकड़ लें, वहां से शुरू करें और पूरा आसियान होते हुए और व्लादिवोस्तोक तक चले जाए, कितना बड़ा लैंडमास जो है वो एक उसमें आने जा रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये चीजें होने और वाली हैं। और सर उसी रास्ते में जो चाबहार और ये ग्वादर सब वाला, उसी में आ जाएंगे। हाँ, आप ये समझिए कि अगर ग्वादर पोर्ट फ्लॉप हुआ तो चाबहार सक्सेस कैसे हो सकता है, या चाबहार अगर फ्लॉप हुआ तो ग्वादर सक्सेस कैसे ग्वादर हो का सकता है। सक्सेस हो सकता है। हाँ, तो वहां भी हम लोग, हमने तो 10 साल का उसका वो भी ले लिया, मैनेजमेंट हमारे जिम्मे है, भारत के जिम्मे है। हम्म। तो तो वही वो मैं भी, इस चीजें देख पा रहा हूं कि स्लोली इस डायरेक्शन में चीजें मूव करेंगी, और और इसमें अमेरिका, पाकिस्तान वाला भी, पाकिस्तान को भी थोड़ा सा वो लेना पड़ेगा, मतलब सहयोग के लिए। पाकिस्तान से तो इंडिकेशंस हैं, और पाकिस्तान अब वो बात जो डीप स्टेट उनका था, वो डीप स्टेट बहुत कमजोर हुआ है दरअसल पाकिस्तान में, मुझे ऐसा लगता है ना उतना ना, कमजोर मजबूत नहीं बिल्कुल रह हुआ गया है। इमरान खान वाले फेनोमेना के बाद से डीप स्टेट वहां कमजोर हुआ है। है। और जो तो आर्थिक स्थिति बर्बाद हुई उसका भी प्रेशर हाँ, है। तो वो सारी चीजें हैं, तो ये कुछ मतलब पाकिस्तान के लिए वो नेगेटिव हो सकती है, वहां के लोगों के लिए कष्टप्रद हो सकती हैं, लेकिन कुल मिला के इस सिनेरियो में वो चीजें अच्छी हो रही, जिससे पाकिस्तान थोड़ा हाँ, बेहतर सुधरे। तरीके से सोचेगा। हाँ, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं प्रकाश जी जी, सर। जी और सर। आगे से हमारे बहुत सारे दर्शक आपके बहुत प्रेमी हैं, और वो चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सज्जन लिख रहे थे कि हफ्ते में 2 बार लाया करें, और बहुत सारे लोग, कई बार ऐसे कमेंट्स मेरे दूसरे वीडियोस में आए कि प्रकाश सर बहुत दिन से नहीं आए। ना ना, कंटिन्यू किया जाएगा हाँ, अभी। तो जी, तो चलिए इसी के साथ इजाजत दीजिए। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे धन्यवाद। अगले हफ्ते इस कार्यक्रम में प्रकाश जी के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।